वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी। अटल जी की आपने बात की, क्या लगता है कि अटल जी के बाद वैसे ही व्यक्तित्व का एक आदमी जो आपको चाहिए था आपकी पूरी पार्टी को संगठित करने का, उसकी कमी है? देखिए, अटल जी का जैसा लीडरशिप या आडवाणी जी जैसी लीडरशिप तो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो वो तो बहुत मुश्किल होगा जी। वो जिस संघर्ष की भट्टी से तप करके उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को शुरू किया है और जो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन लगता नहीं कि उनके बाद उस वैक्यूम तरीके है, की आपके पास बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत बड़ा बहुत वैक्यूम। स्पेस है, उसी की वजह से पार्टी के बड़े बड़े नेता अलग अलग खेमों में बैठे नजर आते हैं। नहीं, खेमा तो खैर इतना नहीं है, लेकिन वैक्यूम तो हो नेचुरली। अटल जी जैसा लीडरशिप, अटल जी का एक अपने आप में अस्तित्व जो है, या अटल जी का जो एक पूरा पर्सनालिटी थी, वो पर्सनालिटी अपने आप में पार्टी को एकजुट रखती थी और एनडीए को एकजुट रखती थी। जी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनके साथ मिनिस्टर भी रहा हूँ। जी जी सहयोगी दलों के भी जो मिनिस्टर्स थे या पार्टियां थी, अगर कोई उनकी जानकारी में गलत बात आती थी तो बुला के कह देते थे, भैया अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं आप कर पा रहे हैं तो राम राम आप जाइए। और उनको जो है वो बहुत से लोगों को हटाया भी उन्होंने, मिनिस्ट्री से भी हटाया, और कोई चूँ से चा नहीं हुआ। अब तो किसी की हिम्मत नहीं है मनमोहन सिंह जी किसी मिनिस्टर को अपने बुला के बात कर ले, बात की बात तो छोड़िए, उनसे सवाल जवाब नहीं पूछ सकते, उनकी मंत्रालय में क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं होता प्रधानमंत्री जी को। तो ये अपने आप में ये बिल्कुल ढुलमुल चल रही है सरकार ढुलमुल चल रही है। आप विपक्ष में हैं, मुद्दे आपके पास बहुत मिले और एक के बाद एक अभी भी मिल रहे हैं। हाँ, अन्ना का आंदोलन रहा, वो भी एक अच्छा मुद्दा था। बाबा रामदेव का काले धन का मुद्दा था, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। 2G स्पेक्ट्रम का मामला, वो भी। अभी कोयला खदानों की बात शुरू होगी, अभी वीके सिंह का मामला होगी। एक के बाद एक आपकी झोली में बड़े बड़े मुद्दे आए, लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी उस तरीके से इनको इनकैश नहीं कर पाई, गवर्नमेंट को डिमोरलाइज नहीं कर पाई, गवर्नमेंट की सेहत पे कोई असर ही नहीं पड़ा, जबकि आपकी गवर्नमेंट सिर्फ प्याज के दामों पर बढ़ने से ही गिर गई। देखिए, आकाश से पाताल तक घोटाला है जी। और ये सरकार अपना इकबाल भी खो चुकी है और पूर्ण विश्वास भी लोगों में खो चुकी है। जी। बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, देखिए अफसोस की बात यह है कि इनको ये लगा कि 2009 में जो दोबारा ये सरकार इन्होंने बनाई, तो इनको लगा कि देश की जनता ने इन्हें भ्रष्टाचार घोटाले के लिए जनादेश दे दिया। बीजेपी ने संघर्ष किया, सड़कों पे भी किया, संसद में भी आवाज़ें उठाई, उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। नहीं, लेकिन आपकी भूमिका जिस तरीके से मैंने बताया कि मुद्दे इतने सारे, लेकिन एक दिन घेरते हैं, अगले दिन मुद्दा चेंज हो जाता है, फिर दूसरा मुद्दा आ जाता है, फिर अगले दिन मुद्दा चेंज हो जाता है। किसी भी एक मुद्दे को अच्छे से गरमा करके सरकार को आपने उस जगह तक नहीं टिका पाए जो वाकई ज़रूरत थी। अब दिक्कत क्या है, हम लोग करें क्या? इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, चौतरफा करप्शन है, हर ओर घोटाले हैं। अब एक खत्म होता है घोटाला, दूसरा शुरू हो जाता है, तो अब करें क्या? बस हम सोचते हैं 2G स्पेक्ट्रम पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी बीच में कॉमनवेल्थ आ जाएगा, कॉमनवेल्थ पे लड़ाई हो रही है तो उसी में कोल स्कैम आ जाएगा, कोल स्कैम पे लड़ाई हो रही है तो उसी में डिफेंस का स्कैम आ जाएगा। इतने इन्होंने स्कैम्स कर रखे हैं कि इनके स्कैम्स की कोई श्रृंखला कम नहीं हो रही है। लेकिन इसी बीच हमें आपके उसमें लड़ाई अपने लड़नी, मामले भी आ जाते हैं, बार बार येदियुरप्पा जी यहाँ जाते हैं, वो परेशान करते हैं। वो कभी उत्तराखंड का मसला हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। देखिए, वो तो जो भी मसले आएंगे वो तो पॉलिटिकल, उसमें आपको उसको झेलना पड़ेगा, लेकिन वो इतने मसले इंपॉर्टेंट नहीं थे जो जिस तरह के ये विजिबल करप्शन था। जैसे येदियुरप्पा जी की बात थी, वो तो कोर्ट ने कह दिया कि वो सब सारी चीज़ें बिल्कुल गलत थी। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं उनके साथ? कई बार वो आ गए, चले गए। देखिए, अभी तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे। जी। अभी एक नया मुद्दा आपके सामने आ गया, सारे सोना व्यापारी, सर्राफा बाजार सब सड़क पे है। देखिए, मैंने पार्लियामेंट में उस वक्त प्रणब मुखर्जी साहब भी और प्राइम मिनिस्टर दोनों थे, मैंने उस वक्त ये बात उनको कही और उठाई भी थी, और मेरे साथ ही साथ और भी MPs थे क्रॉस दी पार्टी लाइन, उन्होंने सब ने ये बात रखी थी कि इसको टैक्स ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो जो छोटे सर्राफे के दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं और उससे जुड़े हुए लाखों लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने लगे ही जू नहीं रहेंगी, और निश्चित तौर से मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इससे फ़ायदा है, लेकिन छोटे सराफा व्यापार को जो गांव-गांव में होता है, कस्बों-कस्बों में होता है, उसको नुकसान है। जी। अभी भी हम लोग दबाव डाल रहे हैं कि इसको टैक्स को वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से वीके सिंह का मामला लगातार
यूँ कहूँ कि किसी सीरियल के एपिसोड की तरह चल रहा हो, रोज़ कभी चिट्ठी, कभी घूस, कभी सेना की टुकड़ी आ जाना, कभी फिर अगले दिन अखबार में ख़बरों का छप जाना। क्या लगता है इन सब खबरों से एक तो साफ नज़र आता है कि दो धड़े हैं, लेकिन ऐसी बातों से देश कमज़ोर होता है, सेना कमज़ोर होती है, देश के जो नागरिक हैं उनके जो अपने मनोबल पे वो फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो ये सेना बनाम सरकार जी विवाद है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी और भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर कभी भी सेना और सरकार के बीच में अविश्वास या कम्युनिकेशन गैप नहीं नहीं हुआ होना है। चाहिए। और सेना अपना काम करती है, उसका राजनीति में कभी दखलंदाजी हुई नहीं है और ना अभी भी नहीं, मैं मानता। क्योंकि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है कि आप पाकिस्तान की तरह आप ट्रीट करिए सेना को। ये सेना कोई एक अलग से पावर सेंटर नहीं बन सकता। यहाँ पे किस तरह का अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में कोई ऐसी सपने भी नहीं सोच सकता इस बात की। जी लेकिन जब सरकार कमज़ोर होती है, जब सरकार का इकबाल ध्वस्त हो जाता है, तो हर चीज़ विवाद होती है, हर चीज़ में विवाद दिखाई पड़ता है। बार बार सेना के लोग, बार बार सेना के सभी विंगों के लोग इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। लेकिन सरकार ने जिस काम को, छोटे मोटे विवाद थे, उम्र का विवाद या कोई विवाद, वो बंद कमरे में बैठ के ख़त्म हो सकता था वो चर्चा, लेकिन वो सरेआम विवाद का विषय बन गया। दोनों तरफ से हुआ वो, दोनों तरफ से जनरल भी मीडिया के सामने आए, रक्षा मंत्री भी सामने आ गए, फिर बाद में पीछे से हाथ मिला ले कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं, अगले दिन फिर एक नई बात। नहीं, मैं इसको दोनों तरफ से, इस विवाद में मैं दोनों तरफ से मानता हूँ। इसमें जो जनरल को भी जो है वो इतना सार्वजनिक रूप से इस विवाद को हवा नहीं देनी चाहिए थी जी। लेकिन सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली में 15 तारीख को चुनाव है, आपकी क्या तैयारी है? आपने एक श्वेत पत्र निकाला है, घोटाले ही घोटाले। क्या लगता है उन राष्ट्रीय मुद्दों का, उन राष्ट्रीय घोटालों का इस लोकल इलेक्शन पे कुछ असर पड़ेगा? दिल्ली का इलेक्शन लोकल नहीं मान सकते आप। क्या है कि दिल्ली का जो मतदाता है वो और जगहों के मतदाताओं से थोड़ा डिफरेंट है। वो जो है वो बहुत पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, बहुत ही जागरूक है। और उसे दिन प्रतिदिन जो कुछ हो रहा है, गतिविधियाँ, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे घोटाले हो, चाहे देश में अन्य जगहों पे जो कुछ हो रहा है, उससे वो बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। मैं आपको पिछली बार ले जाता हूँ, जब विधानसभा के चुनाव थे दिल्ली के, मुंबई अटैक हुआ, ठीक उसी दिन जिस दिन यहाँ पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, शीला दीक्षित तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई। हाँ, बनी जी। देखिए, उसके पीछे मुंबई अटैक या और चीज़ें तो थी, लेकिन उसके पीछे और भी कुछ कारण थे। और कारण अब उस पर बहुत ज़्यादा मैंने आपसे उससे पहले भी कहा कि कुछ पार्टी और पर्सनालिटी दोनों इम्पॉर्टेंट होती है, तो कुछ और कारण थे। चलिए, रूबरू में मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने 17 साल से लेकर के अब तक सियासी सफ़र तय किया, तमाम जद्दोजहद की, संघर्ष किया और अलग अलग मकाम पर भी रहे। क्या देखते अपने आप को कि मैं काश मुख्यमंत्री बनूं या कोई ऐसा ओहदा मुझे मिले ताकि मैं कहूं कि हाँ, मेरी जो मेहनत मैंने की उसका फल मेरी पार्टी ने आज मुझे दिया? देखिए, आप अगर कोई चीज़, मेरा अपना ऐसा सोच, कुछ अगर आप सोच के करेंगे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, जी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। अब मैं तो उस पर यकीन करता हूँ कि आप अपने लिए काम करते रहिए। और आज इतने दिनों से मैं राजनीति में हूँ और आप भी इतनी पत्रकारिता में हैं, मैं लगातार एक्टिव रहने पर विश्वास करता हूँ। जी, जिस भी काम में मुझे लगाया जाता है, मैं उस काम को करने में विश्वास करता हूँ। और मैं चुनाव हारता हूँ, जीतता हूँ, लेकिन मुझे मेरे ऊपर शिकन नहीं आता। मैं चुनाव हारने के बाद भी उसी तरह एक्टिव रहता हूँ, जीतने के बाद भी मुझे बहुत कोई खुशी नहीं होती। जी, बहुत बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। बहुत बड़े ख्वाब नहीं देखने। राजनीति के अलावा भी कुछ करते हैं? कोई शौक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखता पढ़ता तो हूँ ही। 3-4 किताबें भी आपने लिखी हैं? मैं लिखता पढ़ता हूँ, जब मौका लगता है। अब तो क्या, सियासत में हर दिन किताब चलती रहती है, इसलिए कहा लिखने का नहीं मिलता। शेर तो आप खूब पढ़ते हैं, लेकिन कभी गज़ल भी गुनगुनाते हैं? हाँ, बिल्कुल गुनगुनाते हैं। कुछ है तो ज़रा हमें भी सुनाइए, हम भी सुनना चाहेंगे। पूरा तो मुझे याद नहीं है, 2 लाइन ही सही। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बहुत खूब।
जीवन के इस सफ़र को किसी ने समझा हो ना समझा हो, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने ज़रूर समझा, और इसलिए ये बजाय अपने आप को तालाब के पानी में समेटने के, बहते हुए पानी में भरोसा करते हैं। जिम्मेदारी कोई भी मिले उसको निभाना है, यही उनका एक मानना है। अब इस सफ़र में पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। मुख्तार साहब, बहुत मज़ा आया, आपने तमाम बातें कही, और सबसे बढ़िया कि इतना खूबसूरत गाना जो सुनाया दर्शकों को भी लगा होगा कि एक सियासी नेता जो रोज़ टीवी पे कुछ ना कुछ कहता रहता है, इतनी अच्छी आवाज़ और इतना अच्छा गला भी रखता है। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, नए मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।